हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी जेईई एडवांस को लेकर तैयारी? ठीक, तो जेईई एडवांस में अपना जो एक रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जो स्टार्ट किया हुआ, उसका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डे 10 का टास्क अपना डीपीपी नंबर 10। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी आप सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आसान भी डाली हुई है। ठीक है, सभी तरह का मिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए हमारे पास में, सभी तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो 10 में से हमारे पास में 6 क्वालिटी प्रॉब्लम, 7 क्वालिटी प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम बहुत ही लल्लू सी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए ना, जिनको आप फटाफट फटाफट सॉल्व भी कर पाए ना। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। इस डीपीपी नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर बात भी नहीं करते अपने लोग, आपको मालूम भी है ना। तो डीपीपी 10 में अपना डिस्कस करने वाले हैं। क्या फॉर्मेट दिया है, पहले हमेशा फॉर्मेट समझ लिया करो। 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, 2 मल्टीपल करेक्ट है, उसके बाद में एक पैराग्राफ है और देन 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका आंसर की लिखा हुआ ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेने के पीछे जो पर्पस था ना, ये बहुत ही आसान था ना। कि पर्पज क्या है कि जनरली जब आप सीरीज का सम निकालते हो ना, तो कई बार क्या कंप्लीट सीरीज का सम निकालते हो या फिर आप आधी बाइनोमियल सीरीज का सम निकालते हो। बट कई बार क्या अल्टरनेट से आर टर्म्स हमारे पास दे रखी है और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इस सीरीज का आप सम कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना। इस प्रॉब्लम को आपको 2 मेथड से डिस्कस करूंगा। मेथड 1, पहला मेथड तो आप ये समझो। ठीक है, आई होप आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया होगा और सॉल्व करने के बाद में आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, देखो सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री है ना, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो जनरली जैसे आपको सीरीज का सम निकालना होता है ना, तो आप हमेशा क्या करते हो कि करस्पॉन्डिंग एक सीरीज सोचा करो। जैसे कि अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स पावर में एन हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब एक्सपेंशन करेंगे तो एन सी नॉट एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन सी थ्री एक्स क्यूब, डॉट 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 चलते जाएंगे, फिर प्लस साइन आप लिखोगे, एन सी आर लिखोगे और एक्स पावर एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एक्स। तो आपने माइनस एक्स पावर आर लिखा, मतलब ये आ जाएगा एक्स पावर आर, और इन टू में आ जाएगा माइनस वन पावर आर को मैं अलग से लिख लेता हूँ। डॉट डॉट आगे भी सीरीज चल रही है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब देखो, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक और सीरीज को कंसीडर किया और वो इसको कंसीडर किया। क्यों किया, आप लोग समझ जाओगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ना। एक्स पावर आर ले लेते हैं और फिर ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक गया। और ये इनफाइनाइट जीपी का सम है, आप ये निकालोगे तो ये आ जाएगा ना, ये आपको चलो ठीक है अच्छे से जानते होंगे ना। अब देखो, आपको अपने रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालना है। तो रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालना है, तो आपको चाहिए क्या अपने आंसर में, एनसी नॉट। मतलब जनरली से रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालते हैं तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट आपने किया। और प्रोडक्ट करने के बाद में जैसे अब मुझे इस तरह की सीरीज चाहिए, तो एनसी नॉट को मैंने यहाँ एक्स पावर आर से मल्टीप्लाई किया, तो एनसी नॉट इंटू एक्स पावर आर बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है ना। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म आएगा एक्स पावर जीरो का, मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक्स पावर वन का टर्म आएगा, डॉट डॉट जब चलते जाएंगे। तो अब आप एक टर्म को समझो जिसको हम मेनली फोकस कर रहे हैं, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इधर मेरा फोटो आता है ना, वीडियो आता है ना, ताकि आपको यहाँ दिखाई दे। चलो अच्छी बात है। एनसी नॉट को उधर मल्टीप्लाई किया, एनसी नॉट इंटू एक्स पावर आर, तो यहाँ पर मैंने एनसी नॉट लिखा। समझ रहे हैं ना, एक्स पावर आर को फोकस कर रहे हैं, कॉफिशिएंट को फोकस। एनसी वन को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आएगा एक्स पावर आर माइनस वन, तो यहाँ से कितना बनेगा माइनस ऑफ एनसी वन, ऐसे कुछ बना। इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ऐसे जब आप इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट डॉट माइनस वन पावर आर इनटू में कितना आ जाएगा एन सी आर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस एक्स पावर में कितना आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्या आइडेंटिटी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो बच्चों आप क्या कराओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर को कंपेयर कराओगे आप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर को कंपेयर कराया तो ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस वन पावर आर इंटू एन सी आर, और यहाँ कितना आ जाएगा एन माइनस वन सी आर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर जब आप लोगे तो कितना आएगा एन माइनस वन सी आर और माइनस वन पावर आर आएगा। ये लिखना नहीं भूलना है आपको ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आपको इस सीरीज का सम कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में अपना समझे
n माइनस वन सी आर माइनस वन पावर आर, इसका जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, 28 कैसा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसके लिए पहली बात तो r कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। एक बात तो आपको ये डिसाइड है, 28 एक छोटा सा नंबर r इवन है, तो जब इसको आप एक्सपेंड कराओगे ना तो देखो यहीं से आप हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको ना, 28 चाहिए 28, तो r इवन है तो नीचे तक ऐसा मतलब 2 तक गए, सपोज करो 2 तक गए, तो 28 लाने के लिए ऊपर मुझे कितना होना चाहिए, 8 इंटू 7 ही होना चाहिए, तभी तो कट के 48 4 बनेगा, 4 7 7 इंटू 4 जाके ऐसे आप ऐसे बोलते हो ना, 7 इंटू 4 कितना जाए, 28 आ जाए। मतलब क्या इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए, तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और r का वैल्यू अगर 2 आ जाए तो बात बन जाएगी, बड़ी आसानी से बात बन जाएगी। सर जी क्यों नहीं बात बनेगी, आप बता रहे हो तो बात बनेगी बनेगी। n बराबर 9 आ गया और r बराबर 2 आ गया, तो n और r का हमारे पास में ये वैल्यू जा गया, और आपसे पूछा गया था n प्लस r, जिसका वैल्यू कितना, जिसका आंसर कितना जाएगा, सी आ जाएगा। और एकदम आंसर की बिल्कुल करेक्ट है, पहले से वेरीफाइड है ना, सी, कहीं कोई करेक्शंस नहीं आएगा। जैसे अपने 9th में 1-2 करेक्शंस आ गए थे, करेक्शन मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग द सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। सेकंड मेथड समझो आप, इसको सेकंड क्यों रखा, क्योंकि प्रायोरिटी पे हमें उसी को रखना है ना। अगर आपको सीरीज का सम निकालना है तो पहला वाला मेथड ही अपन फॉलो करेंगे, सेकंड तो सेकंड ही है, सेकंड मतलब सेकेंडरी है। ओके, इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखो आप एक कंसेप्ट समझो, बहुत अच्छे से समझो बात को। आप लोग क्या जानते हो, एक जानते हैं आप एनसीआर, एक आप जानते हो एनसीआर प्लस वन, एक इस तरह का टर्म होता है, इसका सम आप लोग जानते हो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ जानते हैं सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले या फार्मूला बोले, अपने कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। अब देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक टर्म को इधर से देखो, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऐसा कुछ ब्रेक किया, तो एनसी नोट को तो रखा चुपचाप, कोई छेड़खानी नहीं, एनसी वन में करते हैं। तो इसको जब मैं इधर से इधर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहाँ तो क्या है, पहले तो एक एक कम हो गया, यहाँ क्या है आर प्लस वन में से एक बार कम किया, और एक और मतलब एक को तो ऐसे एज इट इज रहने दिया, फिर एक को कम कर दिया। मतलब क्या किया, फॉर्मूले को समझो, तो यहाँ से देखो एन माइनस वन सी लिखा, प्लस साइन एन माइनस वन सी लिखा, ठीक है, कम कर दिया, एक एक तो कम हो जाएगा, एन प्लस वन है तो यहाँ एन एन आएगा, यहाँ वन है तो यहाँ कितना आएगा, एक वन आएगा और एक जीरो आएगा, तो यहाँ वन आया और यहाँ जीरो आया, तो मैं जीरो वन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक बात है। अब NC2 को फॉर्मूला लगाएंगे तो n माइनस वन सी, ठीक है, और एक n माइनस वन, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों में एक एक कम कर देंगे, तो यहाँ भी कम कर दिया n माइनस वन, यहाँ भी एक कम कर दो, वन आ गया, तो यहाँ n माइनस वन और यहाँ टू आ जाएगा, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर जी ना। NC2 को ऐसे लिखा और NC3 को लिखते हैं अब, n माइनस वन, पहले तो दोनों में एक एक कम हो जाएगा, फिर प्लस साइन n माइनस वन और यहाँ C3 आएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और लास्ट वाला ब्रैकेट भी अपना ऐसे लिख देंगे ना। अब देखो n माइनस वन सी नोट लिखो या एन सी नोट लिखो या n माइनस वन सी नोट लिखो, मतलब एक ही बात है, तो वन वन कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस वन का है, यहाँ माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, जो टर्म यहाँ होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट वाले को आपने क्या लिखा होगा, जब लिखा होगा तो एक n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा n माइनस वन सी आर लिखा होगा, बाहर तो आगे वो माइनस वन पावर आर आ ही रहा होगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर मैं समझू, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे जो भी समझे, आफ्टर सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आ गया, n माइनस वन सी आर आया, समझे। और दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग जानते हो ना उसके आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला प्रॉब्लम आई होप पसंद आया होगा ना, बढ़िया प्रॉब्लम था ना। अब प्रॉब्लम है लाजवाब जी, लाजवाब प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे पूछा जाए वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन, पहले तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं किससे आ जाएगा ना, छोटा बड़ा किससे भी आ रहा होगा। अब देखो जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करते हो ना, तो आपके फंसने फंसाने के चांसेस खूब सारे बढ़ जाते हैं ना। तो खूब सारे क्या बढ़ जाते हैं कि डिपेंड करता है कि आपने अप्रोच कैसे लिया है। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा हुआ,
इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, अच्छी बात है। अब करना क्या है, इस तरह के सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक टर्म्स होती है ना, आप लोग पढ़ते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एक टर्म। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा जिसके रूट क्या आ रहे हो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आप किसी भी एक टर्म को पकड़ते हैं, ठीक, किसी भी एक रूट को ऐसे पकड़ा आपने। अब क्या किया, ऐसी कभी भी टर्म आए ना तो भैया हमेशा ना एक बार डिवीजन के बारे में जरूर सोच लिया करो बच्चों। ऐसे आपने सोच लिया, ठीक है, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा। अब देखो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा तो हमारे पास यहां तक आया है ना बात, ठीक है। अब एक काम और करूं मैं, इस इक्वेशन में आपको पता है अगर मैं x को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो मैं वही वाली इक्वेशन निकाल सकता हूं, इसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाँ गामा में आ जाएगा, सही बात है। चलो ऐसे करते हैं, x को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, x को वन अपॉन एक्स लिखा तो यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का यहाँ 2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि इसके रूट आएंगे वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा और वन अपॉन गामा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास में, सम ऑफ रूट है ना, कोफिशिएंट माइनस प्लस तो 3 आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो आपको क्या समझ में आया, 3 माइनस वन अपॉन गामा आया ये तो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अब क्या करना चाहिए, कुछ तरीके, या तो आप क्या करो प्रॉब्लम को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ऐसा लिखा जा सकता है फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन को भी मैं ऐसे लिख दूं, है ना, वन अपॉन थ्री माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा, 3 माइनस वन अपॉन बीटा, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। या फिर एक और होशियारी लगाई जाए, एक और होशियारी क्या लगाई जाए कि हम वो वाली इक्वेशन ही निकाल लेते हैं भैया जिसके रूट क्या आ रहे हो, ये रूट आ रहा हो, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम वो वाली इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट ये आ रहे हो, तो इसको x मान लेते हैं। वैसे कैसे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना, चलो सही है। मैंने क्या किया ना, वन अपॉन एक्स तो मैंने यहां लिखा, 3 माइनस वन अपॉन गामा, ऐसा कुछ लिखा। गामा का वैल्यू निकालता हूं मैं, वन अपॉन गामा निकालते हैं पहले, तो 3 माइनस वन अपॉन एक्स मैंने लिखा, तो दिस इज 3x माइनस वन अपॉन में x आ जाएगा। और चलो गामा का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x अपॉन 3x माइनस वन आया, ये है ना, तो हमारे पास में ये आ गया। और मुझे फाइनली सम ऑफ रूट निकालना है ना। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं भाई, गामा इस इक्वेशन का रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई भी कराएगा। तो चलो ठीक है, आपने जब सेटिस्फाई वगैरह कराया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस वन का ऐसे x अपॉन 3x माइनस वन का होल क्यू, तो यहां लिखा प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन 3x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3x अपॉन 3x माइनस वन प्लस 1 बराबर 0 लिखा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, सम ऑफ रूट निकालना है इस इक्वेशन के ना। सम ऑफ रूट निकालना है तो वो कोफिशिएंट ऑफ x की और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से ही मतलब है, बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है जीवन से ना, अभी आपको सिर्फ आईआईटी निकालने से मतलब है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले तो एक्स क्यूब का टर्म मैंने यहां लिखा, इसका एलसीएम ले लिया, 3x स्क्वायर इंटू इसके क्यूब से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x माइनस वन यहां से आ जाएगा, माइनस 3x इंटू 3x माइनस वन का होल स्क्वायर यहां से आ जाएगा, दिस इज 3x माइनस वन का होल क्यूब बराबर 0 आया, ठीक है, इतना आया। अब मैं एक काम करता हूं, जब इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो एक एक्स क्यू का टर्म आएगा, दैट्स ऑल, मैं इतना जानता हूं, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और मुझे उतने से ही मतलब है, बाकी टर्म को छोड़ देते हैं बराबर 0। अब एक्स क्यू का टर्म ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से एक्स क्यू कोफिशिएंट 1 आया, शुरू से ढूंढते हैं, 3 दूनी 6 तो प्लस का 6 यहां से आया,
यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 जब मैं कराऊंगा तो 3 स्क्वायर तो 9 यहाँ से आएगा, 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 27 आएगा, बाहर लिख लेते हैं जगह कम पड़ गई ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 तो प्लस का 27 आया, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो कट गई 7 आ गया ना। एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो कोई यहीं से बनेगा, 2x स्क्वायर तो माइनस का 2 आया इसका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर ढूंढा जाए, अब इसको हटा देते हैं, तो यहाँ x का टर्म लिखता हूँ, तो यहाँ से x का टर्म कितना लिखेंगे, माइनस का 6x लिखेंगे। x को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा और ये 18 आ जाएगा, प्लस का 18 आया। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर मैं यहाँ से लिखूं तो क्या लिखेंगे आप, ए क्यू लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे, फिर कितना आएगा 3x का इसका स्क्वायर इंटू दिस करेंगे, ठीक है, 3a² इंटू बी है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 यहां से मल्टीप्लाई किया तो 27 माइनस का 27 आया, अल्टीमेटली इतना है। 27 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो यहां तो 7 आ जाएगा। अच्छा देखो यहां से कितना आएगा, माइनस का 9 यहां से आया, माइनस का 9 यहां से आया, माइनस का 2 बना तो माइनस का 11 आया, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास जो आ रहा है 11x स्क्वायर यहां से आ रहा है और 7x³ यहां से आ रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ रूट लिखेंगे तो माइनस का 11 आ रहा है, सॉरी ना। अगर मैं इसका सम ऑफ रूट लिखूंगा तो वो हमारे पास में किस बात को देगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके सम ऑफ रूट निकल जाएगा ना। तो कितना आया, दैट इज 11/7 आया, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ अपना 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये पूछा होगा कि दैट इज लेस देन, ये किससे छोटा है, 2 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। 3 छोटा है कि नहीं, होता है छोटा है। 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, सभी से छोटा है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा कहीं कैलकुलेशन वगैरह भी चेक कर लेना बच्चे ना, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना, अक्सर हो जाती है मेरे से ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी देता हूँ। क्लास में होता हूँ बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ओके। अब कौन यहाँ कौन बताएगा मुझे, है ना, कौन मेरी मदद करेगा। चलो आगे का प्रॉब्लम। अच्छा आगे का प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया ना, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। f(x) इज ए मोनिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो इस शब्द का ध्यान दो, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर डिग्री जो है, मतलब क्या बोला मैंने, हायर डिग्री का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसका 1 है, तो डिग्री 4 है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक बात है। I equals to 1 2 3 then number of zeros at the end of f(5) factorial number of divisors, मतलब क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस है, ऑप्शंस जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस। ना शुरू करते हैं। पहला f(i) बराबर कितना दे रखा है, 1/i, दिस इज सेटिस्फाइड बराबर i बराबर 1 2 3 और 4, इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। i का वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो मतलब ये आ गया f(1) बराबर 1/1, f(2) बराबर 1/2, f(3) बराबर 1/3 और f(4) बराबर 1/4, ठीक है। अब देखो इन चारों से हमने ऑब्जर्व करके, या फिर आप यहां से समझे, तो मैंने कहा एक इक्वेशन कंसिडर किया, x f(x) -1 बराबर 0, x बराबर देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। f(x) कैसा है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, पॉलिनोमियल डिग्री 5 का, ठीक है। x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, f(x) मोनिक पॉलिनोमियल है तो x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो x पावर 5 का कोफिशिएंट भी कितना आया बच्चों, 1 आया, तो 1 आया तो भैया x इंटू f(x) -1 बराबर 0 के इसके क्या क्या रूट आ रहे थे, 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो क्या लिखेंगे आप लोग, x -1 x -2 x -3 और x -4, बट ये 4 का पावर 5 का है तो एक और रूट मान लेते हैं अल्फा, x अल्फा, और हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए बात को। पूछा क्या जा रहा है, f(5), जो पूछा जा रहा है उस चीज को फोकस किया जाए। पहले तो 5 इंटू f(5), x की जगह 5 पुट कर दिया, ठीक है। 5 यहां पुट कराएंगे तो यहाँ 4 3 2 1 और यहां आ जाएगा 5 माइनस अल्फा, क्यों बच्चों ना, बढ़िया बात है ना, ये आ गया। अब आपको करना है कि f(5) निकालना है, तो ये आपके सामने जो लिखा है आंसर ही लिखा हुआ है, बस अल्फा आपको परेशान कर रहा है, अल्फा को हटाना है तो गुरुजी क्या कर दें, इस वाली टर्म को हटा दो यार, ये वैनिश करना है ना, इसको वैनिश कर देते हैं
इसको वैनिश कैसे कर दूं मैं, x बराबर 0 रख दूं, सब कुछ मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है, तो x बराबर 0 रखा तो -1 तो यहाँ से आया, x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस आया, तो एक माइनस तो यहाँ से आया। अगेन ये कितना आया, 4 फैक्टोरियल आया, इनटू यहाँ अल्फा आया, माइनस से माइनस कटा तो अल्फा का वैल्यू तो कितना है, 1/4 फैक्टोरियल आया। तो बच्चों आंसर के बारे में अगर बात की जाए तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 करेंगे तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। अल्फा का वैल्यू आपने लिखोगे 1/4 फैक्टोरियल, तो मतलब कट के 1 हो जाएगा, इससे ये कट गया। एफ ऑफ 5 की बात करें तो एफ ऑफ 5 हमारे पास कितना आया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है, यहां तक की बात। डिवाइजर विवाइजर के बारे में समझ रहा है ना, तो आपको पता है ना डिवाइजर जब निकालते हैं तो उसको हम पहले लिखेंगे 2q इंटू 3। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 5, एफ ऑफ 5 फैक्टोरियल, एफ ऑफ 5 फैक्टोरियल मतलब 24 फैक्टोरियल। चलो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो 24 फैक्टोरियल के एंड में कितने सारी जीरोज आएंगी, तो बच्चों आपको पता होगा इसका तरीका कि इसको 5 से डिवाइड करते जाओ। यहां से 5 से डिवाइड किया, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लगा करके बोल देते हैं ना, ऐसे भी आप कर समझ सकते हैं। चलो यही आता है, 5 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से इतना जीरो आ जाएगा, मतलब आगे जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, तो 4 आएंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोज मैं निकालूं एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 24 फैक्टोरियल, तो 4 आएगा, सही बात है। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ 5 एच, एफ ऑफ 5 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स मुझे निकालने हैं, अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 2 किया तो कितना 8 आया, दूसरा भी सही है। ठीक है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ एफ ऑफ 5 एज, देखो बहुत अच्छे समझ में आता है, इवन डिवाइजर तो 56 तो आ ही नहीं सकते बच्चों, कहां से इवन 56 आ जाएंगे जब टोटल डिवाइजर्स ही 8 आए तो ये भी गलत। नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स एफ ऑफ 5 एज 8, ये भी गलत। ठीक है, शायद यहां आंसर में करेक्शन हो सकता था ना 5 का ना 5 में ए बी सी। ऐसे क्वेश्चन में दम रखने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पर 6 कर देता हूं बच्चों ना, ताकि अपना आंसर सही हो जाए और यहां करेक्शन कर देते हैं। चलो अब पूछता हूं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ कितने आएंगे, इवन डिवाइजर्स। तो ये इवन डिवाइजर्स जब आपको निकालने हैं तो यहाँ 2 का एक फैक्टर बाहर निकाल दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। अब समझो बात को, तो इवन डिवाइजर्स तो अब यहां से इसके डिवाइजर्स लिख लेते हैं, तो यहां से 3 आया, यहां से 2 आया, मतलब 6 आया, तो मतलब 6 इवन डिवाइजर्स आएंगे, है ना। ठीक है, तो आंसर की मैं करेक्शन नहीं किया, हमने क्वेश्चन को ही बदल दिया ताकि आप एक स्टेप आगे और सॉल्व कर पाए। ओके, कोशिश ये थी कि कहीं गलती ना जाए, थोड़ी सी गलती आ भी गई, कोई बात नहीं, आप इसे सही से मैनेज कर सकते हैं ना। ओके बच्चों, नाउ आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। ये प्रॉब्लम बहुत शानदार, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना? मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपने फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन देख रहे हो तो बात गलत है ना। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया देन सॉल्यूशंस देख रहे हो, खूब सारा अटेम्प्ट कर लिया देन सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट ना। ओके, क्या प्रॉब्लम था है ना, क्या दे रखा है हमारे पास में। पहली बात तो देखो 6 शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड 6 ट्राउजर ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच द दिस कैन बी पुट ऑन 5 मेंस ना, by 5 men such that no man wear the shirt and trouser of the same color age k times of 6 factorial, then the value of k is, तो k का वैल्यू क्या रहेगा। समझ गए बात को। तो अब देखो, अब बात को समझो, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझ जाते हैं, यहां पर शर्ट ले लेते हैं और यहां अपना ट्राउजर्स ले लेते हैं। मान लो S1 शर्ट है, S2 शर्ट है, S3 S4 S5 S6, यहाँ पे हमारे पास ट्राउजर्स हैं T1 T2 T3 T4 और T5 और T6, ये ट्राउजर्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 6 ट्राउजर्स हैं और 6 ही शर्ट हैं। अगर मान लो 6 पर्सन्स को अगर देना होता तो हम क्या करते हैं, 6 ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली रीअरेंजमेंट कर देते हैं। बट क्या है कि यहाँ पर्सन्स कितने, 5 पर्सन्स हैं। पर्सन्स हैं P1 P2 P3 P4 और P5, 5 पर्सन है। ठीक है, तो पहला काम तो देखो क्या किया हमने, बहुत ध्यान से समझना।
इसको यहां से हटाते हैं। पहला काम हमने कि 6 शर्ट है, तो 6 में से हमने कोई 5 शर्ट ले ली, 5 शर्ट आ गई। अब 5 शर्ट आने के बाद मैंने 500 शर्ट्स को मैंने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 ही शर्ट्स को कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सब हमारे पास सभी पर्सन्स के पास में 6 में से 5 सेलेक्ट ले ली। मान लो उसके पास में शर्ट आ गया, कोई शर्ट यहाँ आ गया, कोई शर्ट यहाँ आ गया, कोई शर्ट यहाँ, सबके पास शर्ट्स आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास में अब ट्राउजर्स की। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ ऐसे दे दिया, शर्ट्स S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे शर्ट्स हमने दे दी है ना, P1, P2, P3 को ना, ऐसे समझिए। अब क्या ट्राउजर्स देने हैं। अब ट्राउजर्स में सारा खेल क्या चल रहा है कि ट्राउजर्स हमारे पास में 6 है। अब क्या संभावना हो सकती है, ट्राउजर्स या तो मैं T1 से लेकर T5 ट्राउजर ले लूं, T1, T2, T3, T4, T5 शर्ट अपने दे चुके। अब ट्राउजर्स देने, मान लो कि क्या 6 ट्राउजर्स हैं, या तो 6 नंबर के ट्राउजर्स को फोकस करो, तो 6 नंबर का ट्राउजर्स आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो ना। चलो जी, हमने एक केस किया कि अब 6 नंबर को ट्राउजर्स को हटा दिया, पहले तो हमने हटाया है ना, समझना बात को ध्यान से। तो हमारे पास में क्या हुआ, 5 ट्राउजर्स आ गए। अब 5 ट्राउजर्स को 5 पर्सन्स में मुझे देना है, और सच तरह से किसी के पास में सेम कलर का ट्राउजर्स नहीं पहुंचना चाहिए ना, जो शर्ट का कलर है। मतलब इन 5 ऑब्जेक्ट को मुझे डीअरेंज करना है, और 5 ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कितना आता है, 44 आता है ना। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स कैसे निकालते हैं, D5 या DN की बात करूं तो n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट चलते जाते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। तो ठीक है, 4 को हमने से डीअरेंज कर दिया, इतना आगे केस, ठीक बात है। अब पॉइंट समझो। अब क्या है कि T1 से लेकिन एक केस तो हमारे पास ये था, या तो हमने T6 ट्राउजर लिया ही नहीं, और या फिर हमने T6 ट्राउजर ले लिया। अब मान लो मैंने T6 वाला ट्राउजर ले लिया, तो T6 वाला अगर ट्राउजर्स ले लिया तो T6 और T2 मतलब किसी एक को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से ना। अभी समझो, अगर मुझे एक ट्राउजर लेना है, तो मैंने एक ट्राउजर ले लिया, तो किसी एक ट्राउजर को हटाया, तो पहले 5 में से क्या किया, पहले 5 में से किसी एक का सिलेक्शन किया। मान लो ट्राउजर T1 हट गया, या T2 हट गया, T3 या T4 या T5 हट ही गया, ठीक है, कोई भी एक ट्राउजर हट गया। उस ट्राउजर की जगह हमारे पास T6 ट्राउजर आया। मान लो थोड़ी देर के लिए T1 में हटा दिया, T6 ले लिया, यहाँ T2, T3, T4 और T5 ट्राउजर ही रहने दिया, ठीक बात है, समझो ना बात को। अब पॉइंट नंबर क्या रहेगा, पॉइंट की बात क्या है, मान लो कि T6 वाला जो ट्राउजर है हमने S1 को दे दिया, कोई दिक्कत बात नहीं, डिफरेंट कलर का जा रहा है। अब 4 का 4 पे डीअरेंज करना है, तो 4 पे 4 को डीअरेंज करने के तरीके कितने आते हैं, D4 कितना आता है, 9 आता है। ठीक बच्चे, ये आपको पता रहना चाहिए, नहीं पता तो याद भी रख सकते हो, और नहीं भी याद है तो इतने यहां से निकाल भी सकते हैं अपने। ठीक है, जनरली याद रहने, 5 तक के तो याद रखता हूं, मैं तो याद रखता हूं, मैं याद करके याद हो ही जाते हैं ना। ठीक है, एक केस ये रहा। अब देखो इसमें क्या रहा है, T2 इसके पास नहीं जाएगा, T3 इसके पास नहीं जाएगा, T4 इसके पास नहीं जा रहा होगा। बट अब एक समस्या कि T6 इसके पास नहीं गया ऐसा, बट T6 किसी और के पास तो जा ही सकता था ना। अब इसको मैंने क्या किया, दूसरा केस, जब T6 को S1 के पास फिक्स कर दिया। अब मान लो इसको फिक्स नहीं कर रहे अपने, ऐसे रहने देते हैं ना। अब ये T6 कहीं पे भी जा सकता है, T2 बस इनके पास नहीं जा सकता। अब आप समझो कि 5 ऑब्जेक्ट को मुझे डीअरेंज करना है, जो क्या है करस्पॉन्डिंग, जब S1 इसके पास था, ये इसके पास था, ये इसके पास था, तो कितने तरीके से डीअरेंज कर सकते हैं। और फिर बाद में क्या है कि ये इनके पास ना जाए, 44 तरीके से, मतलब 5 ऑब्जेक्ट को इतने तरीके से डीअरेंज किया जा सकता है। ये अपने पास में क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। समझ में ये बात आपको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो 44 यहाँ से लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 49 प्लस का 5 जब अपने करेंगे तो 6 यहाँ से दे दिया, 3 यहाँ से, तो 53 आ गया। 53 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 या 15 यहाँ से, 25 और एक 26, ठीक है ना। इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 6 फैक्टोरियल तो हमने यहाँ से लिखा, 5 यहाँ से, 9 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से 10 आ जाएगा, और 0 यहाँ से आ जाएगा, 309 आ गया ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 309 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो वैल्यू ऑफ के ईच कितना आ जाएगा, 309 आ रहा है। चेक करते हैं इसका आंसर, 309 एकदम सही है ना। नाउ अगला प्रॉब्लम चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, fx बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 दे रखा है। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस f ऑफ fx बराबर 0। इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स मुझे निकालने,
तो बच्चों ये वाला सवाल को ना बड़े ध्यान से समझना, आईआईटी ने क्या है कि इसको भी टच नहीं किया हुआ, तो पूछ सकता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को। अब देखो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स रहती है ना, और बहुत आसान भी है ये तो, है ना। पहली बात तो क्या है कि नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो देखो बच्चे आप क्या सोचते हैं, कई बार आप लोग एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ से एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हो आप लोग। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए एफ क्यू एक्स आपने लिखा है ना, माइनस ऑफ 3f(x) आपने यहाँ किया, प्लस का 1 किया। बात सही है आपकी ना। अब आप fx की वैल्यू पुट कराओगे तो पावर 9, तो फिर इस तरह से नंबर ऑफ रियल रूट निकालने में बड़ी समस्या जाएगी ना, मतलब दिस इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच। करना क्या चाहिए, पहला काम एफ ऑफ एफ एक्स के रूट के बारे में पता करना है, तो एफ एक्स के रूट पता करो पहले तो ना। तो एफ एक्स के रूट पता करने के लिए एफ एक्स का डायग्राम बनाएंगे। तो एफ एक्स का डायग्राम बनाने के लिए मतलब पहले तो एफ एक्स का डायग्राम बनाओ, उसके रूट निकालो। तो एफ डैश एक्स मैंने यहाँ से निकाला भाई, डायग्राम बनाने के लिए डिफरेंशियल वगैरह करना पड़ेगा। 3 यहाँ से लिखा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इसके फैक्टर्स आए, मतलब -1 और +1 हमने यहाँ किया, तो प्लस माइनस प्लस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, काइंड ऑफ इस तरह का शेप रहेगा ना। अब समझे बात को, ओरिजिन हमने यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया और -1 हमने यहाँ ले लिया। एफ एक्स का डायग्राम बनाना है, क्यूबिक है, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा 1 पे वैल्यू निकालते हैं इसका, 1 पे वैल्यू कितना आया, एफ ऑफ 1, 1 माइनस 3 प्लस 1, तो -1 आ रहा है, -1 यहाँ पे दिखा है। एफ ऑफ -1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो -1 प्लस का 3 प्लस का 1 कट गया, 3 आ गया, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे गया, ये आ गया। अच्छा अगर रूट्स के बारे में बात करें, एफ एक्स के रूट्स के, मतलब एक रूट तो ये आ गया अल्फा, एक रूट बीटा आ गया और एक रूट गामा आ गया। एक रूट तो पता है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसके बारे में पता करते हैं कि ये रूट कहाँ लाई कर रहा है। 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही, ऐसे ही मतलब चेक करने के लिए ना, कि 2 पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो एफ ऑफ 2 निकाला मैंने, एफ ऑफ 2 जब निकालेंगे तो 8 माइनस का 6 प्लस का 1 कैसा है, पॉजिटिव आया। तो 2 पे पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वैल्यू यहाँ कहीं गई है ना। मतलब दूसरा एक रूट गामा, जो गामा की बात करें तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। चलो -2 पे वैल्यू निकालता हूँ, -2 पुट करेंगे तो माइनस का 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 6 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 आया तो नेगेटिव आया, थोड़ा थोड़ा बच गया ना, तो पॉजिटिव होने के चांसेस थे, तो -2 आया। ठीक है, तो हमें ये मालूम चली, मतलब अल्फा एफ ऑफ एक्स के रूट हमें मालूम चल गए ना। चलो तो अब यहाँ समझो, मुझे एफ ऑफ एफ एक्स के रूट निकालने हैं। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एफ एक्स की बात करें तो भाई इसके रूट, अगर ये मान लो जब इसकी वैल्यू अल्फा हो जाए, एफ एक्स के रूट है ना, एफ एक्स के अंदर अगर वैल्यू अल्फा पड़ी, मतलब इसकी वैल्यू अल्फा हुई, इसकी वैल्यू बीटा हुई और इसकी वैल्यू गामा हुई, तब ये एफ अपना 0 हो जाएगा। इस एफ के रूट यही आ रहे हैं, मतलब एफ एक्स का वैल्यू अगर अल्फा हुआ या फिर बीटा हुआ या फिर गामा हुआ, ठीक है, तब हमारे पास में क्या होगा, इस एफ एक्स के रूट ये है अल्फा बीटा गामा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा अगर हो जाए, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, तब इसके रूट आ जाएंगे, है ना, एफ एक्स की वैल्यू बीटा और ऐसे। एफ एक्स की वैल्यू अल्फा हो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, तो अल्फा कैसा है, -2 और 1 के बीच में है, तो -2 और -1 के अगर बीच में है तो -2 और -1, तो आपने क्या कि एफ एक्स बराबर अल्फा का, एफ एक्स अगर आपको खिंचा हुआ है, ड्रॉ है मतलब ऑलरेडी, अल्फा का डायग्राम ड्रॉ करते हैं -2 और -1 के बीच में, ये -1 है सॉरी ना, तो -2 और -1 के बीच में जब ड्रॉ कराएंगे तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो ड्यू टू दिस हमारे पास एक रूट आएगा, एक्स का एक वैल्यू आया, वो ये आया। ठीक है, अगर एफ एक्स बराबर बीटा है, बीटा का है 0 और 1 के बीच में, कलर चेंज कर देता हूँ, तो 0 और 1 के बीच में जब ऐसे लाइन ड्रॉ कराओगे, ऐसे, सॉरी फिर से ऊपर जा रही है ऐसे लाइन, एफ एक्स बराबर बीटा है ना, तो एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ किया, बाई बराबर बीटा का डायग्राम ड्रॉ किया, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना है, 3 आए। ठीक बात है। अब एफ एक्स बराबर अगर गामा हुआ, तो गामा कहाँ है, गामा ये, गामा कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये वाली जो वैल्यू -1 कटा है 3 था, तो अब आपने गामा का ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एफ एक्स बराबर गामा ये आ रहा है, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास, 7 आए। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 7 आएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा पहले से, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पता है ना तो ये सॉल्व करते रहे, मजा आता है।
ओके बच्चों, तो डीपीपी नंबर हमने 10 सॉल्व कर लिया है, तो मतलब हमने 10 दिन का अपना टारगेट 10 मतलब 10 दिन के अंदर हम 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जिसमें सभी क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम मान लो 5-10 प्रॉब्लम हटा दो, 90 प्रॉब्लम बड़ी क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।